हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग 15 ऑफ जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 14 जनवरी तक सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, वो भी उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर करने के लिए, अराउंड 20 के आसपास टॉपिक्स होंगे। उसमें से जैसे कांग्रेस ने भी वादा किया है कि वो 8,500 रुपये देंगी हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ को दिल्ली में, अगर उनको चुन लिया जाता है इस बार 5 फरवरी वाले इलेक्शन में। तो ठीक है, ई ओथ लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। ये ई ओथ क्या है, इसके बारे में, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सोनू वॉइस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम और जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, सिर्फ यूपीएससी एंड पीसीएस, कोई दरोगा वाला या कोई दूसरा एग्जाम वाला नहीं बैठेगा, उनके काम की कोई भी चीज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिला होगा A1IS ऑफिशियल पे। उसका ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वेयर इज द 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, तो सूर्य किरण किसके बीच में होता है? मैंने आपको बताया था इंडिया नेपाल के बीच में। इस बार कहां कंडक्ट हो रहा है, 18th एडिशन कहां कंडक्ट हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है तलझंडी, नेपाल में हो रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। कौन सा एडिशन हो रहा है? 18th एडिशन हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके बीच में? इंडिया एंड नेपाल के बीच में, है ना। कब स्टार्ट हुआ था? 31 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। कब तक चला? 13 जनवरी 2025 तक चला। इस तरीके से आपको चीजों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले क्या हुआ था? 17th एडिशन हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था उत्तराखंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। सारी चीजें हम लोग 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? Which is the largest museum in the world by area? एरिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा म्यूजियम अभी पूरे वर्ल्ड का कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है लोवेर म्यूजियम, फ्रांस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बट ये बहुत जल्दी बदलने वाला है और इसकी जगह सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा होगा? युगे युगीन भारत। ये चीज आपको ध्यान रखना है, युगे युगीन भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। कल की क्लास देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। न्यू दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का जो ऑफिस था उसको शिफ्ट करके वहां पे एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारे प्यारे भारत में बनने वाला है, दिल्ली में बनने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है? तो इसमें हमारी फ्रांस हेल्प कर रही है, क्योंकि उनकी इसमें एक्सपर्टीज है। लोवेज म्यूजियम भी क्योंकि फ्रांस में, पेरिस में ही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहां पे 2 लाख से ज्यादा आर्ट फैक्ट्स होंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करें हैं, तो आपको देखनी है कल की क्लास। 14 जनवरी क्लास देखेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV रिसेंटली इन न्यूज प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखो इसमें आपको पक्का कंफ्यूजन होगी कि किसको इंपैक्ट करेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कल की क्लास में देखेंगे 14 जनवरी में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट आंसर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है HMPV की फुल फॉर्म बता दो। कई बार क्या होता है कि बीपीएससी जैसे जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं होती है, जैसे क्वेश्चन चैट जीपीटी आया था तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म से वो पूछ ली गई। तो इस टाइप से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। ह्यूमन मेटानिमोवायरस इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन अलग भी आएगा, ये भी आ सकता है कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV वायरस को खोज किसने की थी? HMPV वायरस की खोज किसने की थी? तो खोज की गई थी 2001 में। किसके द्वारा? नीदरलैंड के साइंटिस्ट द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीदरलैंड के साइंटिस्ट द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। HMPV के बारे में सारी बातें मैं कल कर चुका हूं, उसे जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, हज से रिलेटेड है। व्हाट डज इहरम रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हज? कल मैंने आपको बताया था हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया था हज कमेटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में बता रखा है ना। हज पे अगर कोई जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, कौन से 2 ऑप्शन है उसके पास, ये सारी चीजों के बारे में कल हम बात कर चुके हैं ना। तो वही है कि इसमें इहरम का मतलब क्या होता है। तो इहरम का करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक बताया था इहरम और एक बताया था तवाफ, है ना। तो इहरम का मतलब क्या होता है? तो इहरम का मतलब है द सैक्रेड स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड क्लोथिंग वॉर्न ड्यूरिंग हज, है ना। वो जो क्लोथिंग आपने देखी होगी, जो श्रद्धालु होते हैं जो कि हज करने जाते हैं सऊदी अरेबिया में, वो एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे, है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो वो जो कपड़ा है वो प्योरिटी का
एक तरीके से प्योरिटी को दिखाता है और इक्वालिटी को दिखाता है, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, वो सारे एक ही टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द सेक्रेड स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड क्लोथिंग वॉर्न ड्यूरिंग हज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, है ना। राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को, है ना। अब इसको इस बार एनिवर्सरी इसकी मनाई गई 11 जनवरी 2025 को। अब 11 को ही क्यों मना ली गई थी, ये भी इसका रीजन भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसे जाकर देखेंगे। तो इसको राम मंदिर को बनाने में कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया गया था? तो नागरा स्टाइल यूज किया गया था, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। राम मंदिर में जो रेड सैंडस्टोन, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है, वो कहां से आया है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। बंसी पहाड़पुर हिल से आया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बंसी पहाड़पुर हिल्स से आया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पे? राजस्थान में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल के करंट अफेयर से करे, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। पहला देखो, व्हाट इज पिंक फायर रिटार्डेंट बीइंग यूज्ड टू कर्ब कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स एंड व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में आपसे पूछा गया, है ना। अब यही फायदा होता है यार डेली करंट अफेयर करने का। पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कैलिफोर्निया में, जो कि एक स्टेट है यूएसए की, वहां पे आग लग गई है ना। कैलिफोर्निया में कहां पे? लॉस एंजलिस में, एलए में आग लग गई है ना। मैंने इसको बताया था इस आग को बुझाने के लिए एक तो वाटर का यूज किया जा रहा है प्लेन के माध्यम से, और पिंक फायर रिटार्डेंट का यूज किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सारी चीज बता चुका हूं, है ना। फिर साथ में ये बताया कि पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है, इसमें एक, इसको किस चीज से बनाया जाता है? इसे बनाया जाता है अमोनियम फोस्फेट से, ये भी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लगातार न्यूज में आ रहा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में बन जाए, तो इसको कवर करते हुए चलेंगे, है ना। अब देखो, पिंक फायर रिटार्डेंट मैंने आपको बताया था वो रहा ही है, ठीक है। अब इसका पिंक कलर इसलिए है क्योंकि इसे कलर जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि इसका कोई भी कलर नहीं था, है ना। जब कोई भी कलर नहीं होगा तो जब ये सतह पे गिरेगा तो जो पायलट, उसको पता कैसे चलेगा कि कहां पे उसने छिड़काव कर दिया और कहां पे छिड़काव नहीं किया, ठीक है। इसलिए उसको जानबूझ के बस पिंक कलर दे दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पिंक का कोई भी अलग महत्व नहीं है, बस यही है कि जो व्यक्ति है, जो पायलट है, उसको दिखता रहे कि कहां उसने छिड़काव कर दिया और कहां पे छिड़काव नहीं किया, ठीक है। अब ये जो पिंक फायर रिटार्डेंट का यूज हम लोग करते थे, मतलब जो यूएसए में हो रहा था, इसमें अमोनियम अमोनियम फोस्फेट से बना रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम देखने को आ रही है। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग छिड़काव तो कर रहे थे, पर छिड़काव करने में कुछ दिक्कत का सामना करा जा रहा है ना। ये जो पर्टिकुलर पिंक फायर रिटार्डेंट है, ये फोस्टेक नाम की एक कंपनी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो बनाने में जब इसकी तहकीकात करी गई कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल भी, टॉक्सिक मेटल्स भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो टॉक्सिक मेटल है, जैसे कि क्रोमियम, कैडमियम पाया गया किसमें? पिंक फायर रिटार्डेंट में। इसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो आप कर रहे हो, जो आप पिंक फायर रिटार्डेंट आप डाल रहे हो, किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ताकि वो जले ना, ठीक है। इसके ऊपर एक तरीके से टॉक्सिक मेटल की एक लेयर बैठ जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो टॉक्सिक मेटल कौन कौन से हो गए, जैसे कि कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, तो ये सारे जो मेटल्स है वो बैठ जा रहे हैं। अब ये जाएगा आपके पेट में, है ना, आपकी किडनी ये सब खराब करेगा और आपको कैंसर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पिंक फायर रिटार्डेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो अच्छा तो है, वो ठीक तो है कि उसको वाटर की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, पर इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये रोकता कैसे है आग को फैलने से? वाटर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वाटर को जब फेंका जाता था प्लांट के ऊपर या एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर, ताकि वहां पे आग ना बढ़ पाए, उस केस में वाटर क्या होता था, गर्मी की वजह से वो भाप बन के उड़ जाता था, ठीक है। और उसके बाद भी प्लांट ये सब है जो कि जल जाते थे। बट पिंक फायर रिटार्डेंट नहीं भाप बन के उड़ पाता, क्यों? क्योंकि ये जाकर प्लांट में ही बैठ जाता है ना, वहां पे ये ऑक्सीजन की सप्लाई को एकदम मिनिमम कर देता है, और उसकी वजह से जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग भी नहीं जल पाएगी, है ना, और उस वजह से आग जो होती थी वो रुक जाती थी। बट इसके साथ अलग प्रॉब्लम है कि इससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैलने लग जाता है, क्योंकि जब वो लीव्स के ऊपर बैठेगा, जब वो प्लांट के ऊपर बैठेगा, और उसी प्लांट को जब आप खाओगे तो घूम फिर के आपके बॉडी के अंदर जाने वाला है और आपको हार्मफुल इंपैक्ट करने वाला है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉक्सिक मेटल्स उसमें जाएंगे, क्रोमियम, कैडमियम आपके पेट में जाएगा और आपको लीवर कॉज कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां की सॉइल भी खराब होगी क्योंकि सॉइल में भी टॉक्सिक मेटल जाएंगे और घूम फिर
फिर के फिर जैसे हम लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में पढ़ते हैं कि कैसे वो घूम फिर के रिवर में जाकर मिल जाता है और रिवर में मिलने की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, तो सेम इस केस में वाटर पॉल्यूशन भी होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है किसकी वजह से, पिंक फायर रिटार्डेंट की वजह से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज इसमें सोची गई कि यार हम लोगों ने कभी इस पे रिसर्च तो किया ही नहीं कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब इसके इफेक्टिवनेस पे भी अब सवाल उठने लग गया। अब कैसे, क्योंकि जब जब हम लोग पिंक फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उस टाइम करते हैं ना, तो उस टाइम पानी की बौछार भी की जाती है और पिंक फायर रिटार्डेंट को भी यूज किया जाता है कहाँ पे, यूएसए के अंदर, है ना। अब एक तो ये बहुत महंगा है और दूसरी बार हम लोगों ने कभी चेक किया ही नहीं कि जो पानी जो जो ये आग रुक रही है वो किसकी वजह से रुक रही है, वो पानी की वजह से रुक रही है कि वो पिंक फायर रिटार्डेंट की वजह से रुक रही है, ठीक है। तो ये भी अभी तक क्लैरिटी किसी को नहीं है। इसकी वजह से क्या देखा जा रहा है कि एक तो इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है ना, और दूसरी चीज पॉल्यूशन भी ज्यादा कर रहा है, और इसकी महत्वता कितनी है, कितनी इसकी इफेक्टिवनेस है, इस पे अभी बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप पिंक फायर रिटार्डेंट से रिलेटेड सारी चीज समझ चुके होंगे कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में, इसके फायदे पढ़े थे, और आज मैंने आपको नुकसान बताया कि इससे क्या हो रहा है। इस पे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, कैंसर होने का आपको डर है, और क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, और क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है इसके बारे में नहीं पता, प्लस ये बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है किसकी, पिंक फायर रिटार्डेंट की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी वही पढ़ाई करनी है जब भी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 8 इंडियन फिशरमैन फ्रॉम रामेश्वरम अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अभी हाल फिलहाल में ही श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे अनुरा कुमारा दिसानायका, है ना। उन्होंने प्रॉमिस कहा था कि हम लोग एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि सस्टेनेबल रहे। बट यहाँ पे देखने को कुछ और मिल रहा है ना। अभी फिर से कुछ फिशरमैन को पकड़ लिया गया है, टोटल 8 इंडियन फिशरमैन को पकड़ लिया गया है, किसके द्वारा, श्रीलंकन नेवी द्वारा, ठीक है। श्रीलंकन नेवी का यह आरोप है कि इन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बाउंड्री है उसको क्रॉस किया है, इसलिए हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है, ठीक है। इनको फिर पकड़ के श्रीलंका के पोर्ट पे ले जाएगा और फिर उनको वहां पे कैद कर लिया है, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी जब फिशरमैन को पकड़ लिया जाता है तो जो सिचुएशन होती है काफी ज्यादा बेकार हो जाती है उसकी फैमिली के लिए, है ना। जब उसको पकड़ेंगे 1-1.5 साल जेल में रखेंगे, हो सकता है उसको टॉर्चर भी किया जाए, टॉर्चर नहीं किया जाएगा तो कम से कम जेल में बुरी हालत में उसको रखा जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो परेशानी है ही, बट साथ में जो उसकी फैमिली रह गई है तमिलनाडु, ज्यादातर जो फिशरमैन तो तमिलनाडु से ही होते हैं, जो तमिलनाडु में उसकी जो फैमिली है वो घर से सड़क पे आ जाती है, ठीक है। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है, कमाई का जो पूरा एक साधन बना हुआ था वो सब बंद हो जाता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानसिक तौर पे भी काफी ज्यादा परेशानी होती है किसको, जो फिशरमैन होती है उसको। और साथ में क्या होता है, साथ में इनका जो ट्रॉलर्स होता है, ट्रॉलर्स मतलब जो लेकर ये फिशिंग करने के लिए जाते हैं उसको भी पकड़ लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ट्रॉलर्स है ये लोग जनरली किस्त पे लेते हैं, ये लोग लेते हैं किसी से और उसकी ईएमआई ये सब जो भी है, मतलब उसका जो रेंट है पे करते रहते हैं, ठीक है। ईएमआई ये सब पे करते रहते हैं, है ना। बट जब इनका ट्रॉलर चला गया, ये खुद जेल में है, तो इनकी ईएमआई भी ये सब भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद इनको डेट तो चुकाना ही होता है, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है इनके लिए, मतलब ये कहीं के भी नहीं रहता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक 270 ट्रॉलर्स को 2018 से लेकर अभी तक श्रीलंकन नेवी के पास है और अभी तक उन्होंने लौटाया नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से वो ट्रॉलर से भी रख लेती है और इंसान को भी, फिशरमैन को भी रख लेती है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो छूट के भी जाएगा तो फिर उसको सारे डेट जो है चुकाना पड़ेगा, तो इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है ना। इसीलिए तमिलनाडु के जो सीएम है वो लगातार लिखते रहते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को, है ना, कि भाई इनको कुछ श्रीलंका वालों को सबक सिखाओ, ठीक है। ये इस तरीके से मानने वाले नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लगातार तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जो है वो लिखते रहते हैं लेटर कि भाई सर आप थोड़ा सा इन पे ध्यान दो, ये तमिलनाडु वाले सुधरने का नाम ले रहे हो और हमेशा लगातार ये एक्शन लेते रहते हैं हमारे फिशरमैन के खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। होप सब कुछ ठीक हो जाए। गल्फ ऑफ मन्नार आपको ध्यान रखना है, यहीं से रामेश्वरम से ही इनको पकड़ा गया, इसके आसपास से ही। गल्फ ऑफ मन्नार रामेश्वरम के थे, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, जो फिशरमैन थे, ठीक है। ये हो गया कच्चा थी वो आइलैंड। आपको पता है कौन से साल का एग्रीमेंट है, 1970s में। कौन से साल में, 1974 से लेके 1976 के बीच में पूरा एग्रीमेंट हुआ था। 1974 में स्टार्ट हुआ था, 1976 में कंप्लीट हो गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मन्नार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, ये हो गया पाक बे और ये हो गया पाक स्ट्रेट। यही चीज आपको ध्यान रखना है। पाक स्ट्रेट से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है ना।
ये आपको ब्रिज दिखेगी, एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं। ओरिजिनली तो ये राम सेतु ही है, अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिकल रो, एमके स्टालिन, आर.एन. रवि फेस ऑफ इज लेटेस्ट इन सेवरल run-ins between डीएमके गवर्नमेंट एंड राजभवन। तो आपको पता है कि यार जहां जहां पे जिस जिस स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार नहीं होती, जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां पर गवर्नर और सीएम का अलग ही पंगा चलता रहता है। ठीक है, किसी भी स्टेट में निकाल के देख लो, हर जगह आपको लगभग लगभग ये इशू देखने को मिलेगा ही, है ना। अभी गवर्नर है तमिलनाडु के आर.एन. रवि साहब, है ना। काफी सुलझे हुए और इंटेलिजेंट इंसान माने जाते हैं। और वहां पे सीएम है, उनका नाम तो आप जानते ही हैं, स्टालिन जी। ठीक है, अब इनके बीच में फिर से बहसबाजी स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी ईयर होता है, कोई भी ईयर होता है, उसका जो पहला सेशन होता है उसको कौन लेता है? उसको जो पहली स्पीच दी जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा दी जाती है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और यूनियन के केस में, लोकसभा राज्यसभा केस में प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गवर्नर क्या कर रहे थे? एक तरीके से स्पीच दे रहे थे। अपनी स्पीच उनको देनी थी कहाँ पे? तमिलनाडु के असेंबली में। बट वहां पे एक परंपरा तो आप जानते ही हैं, हमारे पूरे इंडिया में एक परंपरा है कि कोई भी जब सेशन होता है तो उससे पहले एक बार नेशनल एंथम गाया जाएगा, और फिर जब पूरा सेशन चलेगा उसके बाद लास्ट में भी नेशनल एंथम गाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ से नेशनल एंथम को स्किप कर दिया गया। किसके द्वारा? डीएमके गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, डीएमके ने कहा कि यहाँ पे भाई एक हमारा स्टेट का गाना बजता है और बस नेशनल एंथम नहीं बजेगा। ठीक है, इसी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कौन? आर.एन. रवि साहब की। आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हो, आप नेशनल एंथम का अपमान कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो इशू है। एक तो ये है कि जो गवर्नर है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उनको स्पीच पढ़नी होगी। किसके द्वारा लिखी गई? जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखी हुई जो भी स्पीच है उसको पढ़ना है। ठीक है, उनके इशारे पे ही काम करना है। किसकी ड्यूटी है? गवर्नर की ड्यूटी है। ठीक है, बट गवर्नर के पास कई कई मामलों में डिस्क्रिशन भी है, ये भी चीज बोली गई है ना। पर डिस्क्रिशन किन मामलों में है और किन मामलों में नहीं है, वो भी ज्यादातर कौन डिसाइड करता है? वो भी खुद ही गवर्नर ही डिसाइड करते हैं कि किसमें डिस्क्रिशन है, किसमें डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आप नेशनल एंथम का अपमान कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं तो होने नहीं दूंगा, है ना। इससे पहले भी एक बार इन्होंने वॉकआउट कर दिया था असेंबली से, है ना, ये कह के कि आप तमिलनाडु को नेशनल यूनियन का, नेशनल जो हमारा जो स्टेट है, जो हमारा नेशन स्टेट है, हमारे इंडिया का पार्ट दिखाई नहीं रहे, तो इसके अगेंस्ट में भी मैं जाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब डीएमके क्या दिखाना चाहती है कि तमिलनाडु अलग है और इंडिया अलग है। ठीक है, और ये चीज मैं होने नहीं दूंगा, है ना। ये कौन कहता है? ये आर.एन. रवि साहब कहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि आप कुछ भी लिख के दोगे, आप कुछ भी बोलने के लिए कहोगे, तो मैं वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी एक तरीके से सम्मान रखना है। ठीक है, तो उनकी बात भी सही है। और दूसरी तरफ डीएमके कहती है कि भाई आपका काम वो है कि जो गवर्नर होगा, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनके कहने पर चलेगा। तो आपको वही बोलना है जो हम लोग आपको लिख के देंगे, बट आप अपनी जो ड्यूटी है उसको निभा नहीं रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस बार फिर से क्या किया? आर.एन. रवि साहब ने वॉकआउट कर दिया, है ना, और इसकी वजह से फिर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो रहा है? जो डीएमके है, डीएमके की तरफ से कहा गया, स्टालिन की तरफ से कहा गया कि इनका जो बिहेवियर है काफी ज्यादा चाइल्डिश है, बच्चों की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इनको नहीं करना चाहिए। और आर.एन. रवि साहब ने कहा है कि डीएमके के जो चीफ हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, उनको इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी हरकतों में सुधार करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो फिर से एक तरीके से बहसबाजी स्टार्ट हो गई किसके बीच में? डीएमके के बीच में और गवर्नर के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले ही मैंने ये जब इशू हुआ था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो एक बार जाकर आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी, है ना। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का ज्यादा फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मलाला स्लैम्स अफगान तालिबान फॉर इंस्टीट्यूटिंग सिस्टम फॉर जेंडर अपार्थाइड अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, मतलब जेंडर को देख के, लिंग को देखकर उसके जो वुमेन के खिलाफ काम किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जेंडर के नाम पे बहुत ज्यादा, रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा किसको? वुमेन को। कहां पे? अफगानिस्तान में। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान ने अभी अभी फरमान जारी किया था, तालिबान ने फरमान जारी किया था, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ही वुमेन को बैन कर दिया गया है। किसमें? किसी भी मेडिकल फील्ड में काम करने से। ठीक है, तो किसी भी मेडिकल फील्ड में अब आपको अफगानिस्तान में वुमेन नहीं दिख सकती, ना ही वो किसी एनजीओ में जा सकती है ना। उससे पहले उन्होंने कह दिया कि भाई आपको अपने जो पूरे शरीर के कपड़े को पूरी तरीके से ढक के रखना है, थोड़ा सा बॉडी का पार्ट भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
प्लस आपकी आवाज भी कोई दूसरा मर्द जो है वो सुनना नहीं चाहिए। तो ये सारे अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं किसने, वुमेन पे, तालिबान ने लगा दिए। किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। तो इसको एक तरीके से करारा जवाब दिया किसने, मलाला यूसुफजई ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई को जानते ही हैं कि ये अब वेस्टर्न कंट्री में रहती हैं। ओरिजिनली कहाँ से थी, ओरिजिनली ये पाकिस्तान से थी, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक तालिबान है, आपको पता ही है। ये तालिबान जो है, ये मलाला यूसुफजई जब इसे बहुत छोटी थी तो इनका मुंह बंद करना चाहता था, ठीक है। बट वो उसका मुंह बंद नहीं कर पाया। ये जो वुमेन की एजुकेशन है उसके लिए लड़ती रहती थी, ठीक है। फिर 2014 पे इनके ऊपर अटैक भी किया गया, इनके फेस में ही गोली मार दी गई थी, बट ये जैसे तैसे करके सरवाइव कर गई। और फिर इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, क्योंकि सरवाइव करने के बाद फिर से ये वही काम करने लगी, फिर से ये वुमेन के एजुकेशन की बात करने लग गई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी सेफली रह रही है, नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिल चुका है इनको, काफी सेफली रह रही है। कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान धर्म के नाम पर वुमेन को कैद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन्होंने अटैक बोला है किसके ऊपर, तालिबान की मानसिकता के ऊपर, ठीक है। साथ ही इन्होंने इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया। इजराइल के बारे में बोला इन्होंने, भाई जो इजराइल है ये गाजा पे लगातार ही अटैक करता जा रहा है, ठीक है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए इजराइल को। और साथ में इन्होंने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया, वहां पे स्कूल्स नहीं छोड़े, मतलब जो पढ़ने का हक है बच्चों का, खाने पीने का हक है, वो सारा चीज इजराइल ने तबाह कर दिया। किसने बोला, मलाला यूसुफजई ने कहा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। 1997 में इनका जन्म हुआ था और अब ये अराउंड 27 ईयर्स के आसपास होंगे, ठीक है। कहां पे हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, मिंगोरा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2014 में इनको क्या दिया गया, इनको इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। 2009 में इन्होंने क्या किया था, 2009 में बीबीसी के लिए ये ब्लॉगिंग करती थी, मतलब एक तरीके से जो पाकिस्तान की जो इंटरनल खबरें होती थी वो पहुंचाती थी, है ना। वुमेन से रिलेटेड पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से तालिबान जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, है ना, क्योंकि वो लोग वुमेन राइट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो तालिबान की मैं बात बोल रहा हूँ, एक पाकिस्तान में भी तालिबान है और एक अफगानिस्तान में भी तालिबान है, ठीक है। अभी जो उन्होंने अटैक बोला है वो अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर बोला है कि अफगानिस्तान का तालिबान जो है वुमेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर बचपन से ये लड़ती आई है पाकिस्तान के तालिबान के खिलाफ भी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने 2012 में इनको गोली मार दी थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट ये सर्वाइव कर गई और फिर 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बंगाल गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट पिलग्रिम्स टू गंगा सागर मेला, है ना। अब मैंने आपको गंगा सागर मेला के बारे में बताया था, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ममता बनर्जी है उन्होंने अक्यूज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप कुंभ मेला में तो इतने पैसे देते हो, ठीक है, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ आपने रुपए दे दिए, ठीक है। बट गंगा सागर मेला जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स के लिए साइट है, उनको आप कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हो, है ना। जो भी अरेंजमेंट करनी होती है वो हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अकेले कर रही है, तो उसको आप कब सपोर्ट करोगे, आप सिर्फ कुंभ मेला को ही सपोर्ट करते हो। किसने अक्यूज किया था, ममता बनर्जी ने अक्यूज किया था, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको गंगा सागर मेला के बारे में बताया था कि ये सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिम्स साइट है, ठीक है, मतलब सबसे सेकंड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पिलग्रिम्स है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुंभ मेला के बारे में बोलते हैं कि श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा गैदरिंग है ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जो गंगा सागर मेला है वो सेकंड नंबर पे आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है आपको पता ही होगा, गंगा रिवर जहां पे बे ऑफ बंगाल से मिलती है वहां मिलाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्वेश्चन में भी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलेगी वहां पे गंगा सागर मेला मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आइलैंड कौन से आइलैंड पे मनाया जाता है, सागर आइलैंड पे मनाया जाता है, ठीक है। बोट से कुछ लोग सागर आइलैंड पे जाते हैं, फिर वहां पे गंगा सागर मेला जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गंगा जी में डुबकी मारने के बाद कपिल मुनि के टेंपल में जाते हैं कौन, श्रद्धालु। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस है किस चीज का, गंगा सागर मेला का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, ये भी मकर संक्रांति के टाइम पे होता है, 14-15 तारीख को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जनवरी में मकर संक्रांति के टाइम पे होगा। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने काफी ज्यादा कदम उठाए, जैसे कि बसेस, ये सब जैसे हैं बसेस की फैसिलिटीज कराई, ट्रेन की फैसिलिटीज कराई, ठीक है, ताकि लोग श्रद्धालु जो आराम से आ पाए, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, उनको थोड़ा सुविधा लगे, जैसा कि आपको कुंभ मेला में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया यूएस जॉइंट सोनोबॉय प्रोडक्शन लाइन एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2027, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यार कि कुछ इस टाइप के सोनो बॉयज होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, सोनो बॉयज कहेंगे, है ना।
अभी हाल फिलहाल में एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, कि ये इस टाइप के सोनोबॉयज को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे, दोनों मिलके मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कौन, इंडिया और यूएसए, ठीक है। अभी सोनोबॉयज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी ये समझिए कि हम लोगों ने फैसला लिया कि जॉइंटली हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो इसके लिए जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बन के रेडी हो जाएगी, प्रोडक्शन यूनिट जो है बन के रेडी हो जाएगी 2027 तक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2027 तक ये जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बन के रेडी हो जाएगी, इंडिया और यूएस मिलकर बनाने वाला है इस टाइप के सोनोबॉयज। अभी सोनोबॉयज क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन है लगातार ही काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, आपको पता ही है, ठीक है। यूएसए ने इंडिया को वादा किया था कि हम लोग आपको क्रिटिकल क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देंगे, ठीक है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देंगे। इसी के तहत जो यूएस है उसने कहा कि भाई हम लोग सोनोबॉयज का प्रोडक्शन करेंगे आपके साथ, ठीक है, आपके साथ इस टाइप के सोनोबॉयज का प्रोडक्शन करने वाले हैं, और 2027 तक प्रोडक्शन यूनिट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये चीज किसने कहा था, इंडिया, यूएसए ने कहा था इंडिया को, और इससे रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। अभी सोनोबॉयज क्या होता है ये चीज देखिए, जब भी लड़ाई लड़नी होती है तो आपको पता ही है शिप्स का इस्तेमाल होता है और सबमरीन्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सब शिप्स तो दिख जाती हैं बट सबमरीन को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी हमारे इंडियन ओशन में किस किस की सबमरीन है इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो उसी खतरे से उभरने के लिए हम लोग इस टाइप के सोनोबॉयज बनाते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं बनाते, यूएसए बनाता है, बट यूएसए अब इंडिया के साथ मिलकर बनाने वाला है। इसको प्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सी है, जो ओशियन है, उसके ऊपर गिरा दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से तैरने लग जाता है ये सोनोबॉय। अब ये इसका एंटीना है और ये पूरा ये सोनोबॉय है। अब ये क्या है, ये अलग अलग टाइप के वेव्स छोड़ेगा, ये वेव्स छोड़ेगा, और यहाँ पे समझ लीजिए कोई शिप जा रही है, ठीक है, या सबमरीन जा रही है, ये इससे टकराएगी और फिर इस एंटीना को खबर देगी। फिर जो इसका कम्युनिकेशन वाला कहीं पे होगा, किसी लैंड पे, किसी जमीन पे, या कहीं प्लेन में कुछ इनका इसका दूसरा एंटीना लगा होगा, वहां तक खबर पहुंच जाती है कि भाई यहाँ पे दुश्मन की एक सबमरीन जा रही है, इधर से गुजर रही है, ठीक है। तो उनको एग्जैक्टली इनकी लोकेशन पता चल जाती है। तो काफी अच्छा तरीका है लोकेशन पता करने का। इस टाइप का जाल बिछा दिया जाता है पूरे ही ओशन में, ताकि यहाँ से कोई भी शिप गुजरेगी तो वो पता चल जाएगा। ये अलग अलग टाइप्स के वेव छोड़ते हैं और वेव जब टकरा के वापिस आते हैं तो इनको पता चल जाता है, ठीक है। ये जो सोनोबॉयज होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। जो सोनोबॉयज हैं ये भी दो टाइप के हैं, एक एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। एक्टिव वाले में क्या होगा कि एक्टिवली क्या करेगा, ये इस टाइप के वेव छोड़ेगा और टकरा के वेव जब वापस आएंगे तो इनको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल जाएगी, है ना। कुछ होता है पैसिव जो ऐसे करके बस पड़े रहते हैं, यहाँ से जैसे ही कोई भी शिप गुजरती है तो यहाँ पे इनको पता चल जाता है और ये फिर से एंटीना के माध्यम से जो कम्युनिकेट कर देती है कि भाई कोई शिप यहाँ से गुजर रही है। वो शिप किसी की भी हो सकती है, दुश्मन की भी हो सकती है, आपकी भी शिप हो सकती है, वो खुद देख लेते हैं सेना वाले, आर्मी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है, ये है सोनो बॉयज का काम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कौन बनाने वाला है, इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर बनाने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली असेंबली इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर आतिशी लॉन्चेस क्राउड फंडिंग कैंपेन, ठीक है। तो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, इन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए लॉन्च कर दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आतिशी डॉट आम आदमी पार्टी .org, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। इनका कहना है कि 40 लाख रुपए की मुझे जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए। आपको पता है कि कहां से चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं और इनको 40 लाख रुपए की जरूरत है, तो इन्होंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने जब चेक किया तो उस टाइम 26 लाख तक इनको मिल चुके थे, और किसी को डोनेट करना हो तो कर सकता है, ठीक है। इनका कहना है कि बहुत ज्यादा ईमानदार है, इसलिए इनके पास कोई भी पैसे नहीं है ना। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी ने करने की कोशिश की थी, है ना। सेम उसी टाइप से जो आतिशी है उन्होंने भी गेम खेला है। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप प्लीज क्या बोलते हैं, कोई क्राउड फंडिंग कर सकता है तो आप मेरे लिए करो। तो 40 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो जो आम आदमी पार्टी है उसके और भी कई सारे लीडर्स जैसे कि दुर्गेश पाठक हो गए, मनीष सिसोदिया जी होंगे, ये सब भी सेम क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वही है कि एक तरीके से पॉलिटिक्स है, अपने आप को बहुत ज्यादा शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप से जो सीतारमन जी हैं उन्होंने कहा था कि मेरे पास वही चुनाव लड़ने के पैसे ही नहीं है, तो इसलिए मुझे राज्यसभा से भेज दो। तो ये सारी बातें चल रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस प्रोमिसेस 8,500 टू अनएम्प्लॉयड पीपल इफ वोटेड टू पावर इन दिल्ली, ठीक है। तो आपको पता है यार कि एक तरीके से दौड़ से स्टार्ट हो गई है ना, जितने पैसे सब दे दो, जो है फ्रीबीज के तौर पे सारी जितनी रेवड़ियां बांटनी है बांट लो, ठीक है। ये स्टार्ट किया था, ऐसे तो स्टार्ट तो पहले से हो रखा है तमिलनाडु में, पहले भी बहुत सारी चीजें पैसों का गेम चलता था तमिलनाडु में, बट अभी मॉडर्न जमाने में कहा जाए तो सबसे बड़ा गेम क्या था, अरविंद केजरीवाल ने 2014-15 के इलेक्शन में, ठीक है। 2014 में ऐसे फ्रीबीज बांटे उन्होंने, उसके दम पे वो पावर में आए, है ना। उसको देखा बीजेपी ने। पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि भाई ये तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, बट उन्होंने उसी रेवड़ी को खुद से अडॉप्ट कर ली।
उन्होंने सेम रेवड़ी बांटी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। फिर बांटी उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, जो आपको अलग अलग योजना के नाम पे देखने को मिली होगी, ठीक है। सेम चीज को कॉपी की झारखंड के, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, ठीक है। उन्होंने भी सेम टाइप की रेवड़ियां बांटी और फिर से वो पावर में आ गए। अब केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल फिर से 2100 रुपए देने का उन्होंने वादा कर दिया कि 2100 रुपए देंगे हर एक महिलाओं को दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने जितनी रेवड़ियां बांटनी थी बांट ली, और फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो अब इन्होंने बोल दिया कि 2100 रुपए देंगे हर एक महिला को, है ना। फिर आई कांग्रेस, कांग्रेस कह दिया कि आप 2100 दोगे तो हम लोग 2500 रुपए देंगे, ठीक है। फिर इनको लगा कहीं बीजेपी कुछ ना वादा कर दे, तो उससे पहले केजरीवाल ने कहा कि हम लोग अब पंडितों को भी कुछ रुपए देंगे, ठीक है। इससे पहले जो मौलाना होते हैं उनको भी पैसे देते थे ये। मौलाना का एक ग्रुप आया वहां पे अरविंद केजरीवाल के सामने कि भाई आप लोग तो कई महीने से हम लोग को पैसे ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। और इन्होंने जितने पंडित हैं उनको भी पैसा देने का वादा कर दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से काफी बुरी तरीके से गेम चल रहा है अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ठीक है। मतलब तीनों ही जो पार्टीज है लगातार पैसे बस बांटने पे ही तुली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अभी एक और वादा कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि हम लोग 8,500 रुपए देंगे हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ को 1 साल तक, ठीक है। अगर आप मुझे पावर में ले आते हो, कांग्रेस आ जाती है दिल्ली में, तो 8,500 रुपए जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्हें की जॉब नहीं लगी है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी योजना के तहत? युवा उड़ान योजना के तहत ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने 2 वादे और किए। इन्होंने एक और स्कीम चलाई, प्यारी दीदी स्कीम, जिसके तहत ये 2500 रुपए दे रहे हैं। अब हर एक महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। साथ में इन्होंने एक और स्कीम चलाई, जीवन रक्षा योजना, इसके तहत वो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से रेवड़ियां ही रेवड़ियां बट रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हर एक पार्टी बांटने के लिए तैयार है। बीजेपी ने भी वादा कर दिया कि भाई केजरीवाल ने जितनी भी स्कीम चलाई थी, दिल्ली वालों आपको यही डर लगता है कहीं ये स्कीम बंद ना हो जाए, है ना, तो हम ये आपसे वादा करें कि स्कीम बंद नहीं करेंगे अगर हम लोग को आप पावर में ले आओगे तो, ठीक है। मतलब मोदी जी के मोदी जी भी आ जाएंगे और साथ में आपको रेवड़िया भी मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से भयानक तरीके से अब गेम चल रहा है पूरी दिल्ली में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा 5 फरवरी को इलेक्शन है, 70 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 फरवरी को इलेक्शन होगा और 8 फरवरी जो है उस दिन रिजल्ट आएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर टू बी एट ट्रम्प इनॉग्रल विल मीट इनकमिंग टीम मेंबर्स, ठीक है। तो ये अब जो हमारे एस जयशंकर साहब है, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो जाएंगे जब ट्रम्प शपथ लेंगे 20 तारीख को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि यार एस जयशंकर साहब को बुलाया यूएसए ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नहीं बुलाया, ये तो अपमान है, ये सब चीज, ठीक है। लेफ्ट वाले लोग भी काफी ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट उनको पता नहीं है कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया का कोई भी जो लीडर होता है, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आओ, ना ही किसी के इनॉग्रेशन में जाता है, ना ही किसी का अगर कोई शपथ लेता है तब जाता है, ना ही कोई मरता है तब जाता है, ठीक है। शिंजो आबे में गए थे तो काफी रेयर केस था, है ना। बट ऐसा नहीं देखने को मिलता क्योंकि यार इंडिया ऑलरेडी बहुत ही बड़ी पावर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों को समझना होगा कि इंडिया छोटी मोटी कंट्री नहीं है कि भाई उसके जो प्रधानमंत्री हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो ऐसे किसी भी स्टेट में घुस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वो नहीं जाते, इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। हाँ, इंडिया अपनी तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन भेज देता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले ईरान का जो लीडर नए लीडर बने थे मसूद पेजेश्किन, ठीक है, मसूद पेजेश्किन, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया था, बट वो नहीं गए, है ना। उनकी तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया? नितिन गडकरी साहब ने किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है यूएसए की पहले ही इंडिया से बात हो गई होगी कि भाई किसको बुलाना है। इंडिया ने कह दिया भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं आएंगे, ठीक है, आप एस जयशंकर को बुला लो, तो उन्होंने बुलावा भेज दिया। तो इस टाइप से सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलत अफवाहों में नहीं पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डी एडिक्शन ड्राइव हेल्प्स पीपल रीलिंग अंडर ड्रग मीनेस इन श्री गंगानगर। श्री गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? राजस्थान में। और वहां पे इस टाइप से ई ओथ लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करीब 1.5 लाख लोगों ने ई ओथ लिया, मोबाइल के माध्यम से ई ओथ लिया कि भाई हम लोग ना कभी ड्रग्स का यूज करेंगे, ना ही इसको कभी फैलाने में मदद करेंगे। ये कई लोगों द्वारा ई ओथ लिया गया, कहाँ पे? इस डिस्ट्रिक्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान का बॉर्डर लगता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान क्या है? हब है किस चीज के लिए? ड्रग्स फैलाने का, है ना। वो लगातार इंडिया में ड्रग्स भेजने की कोशिश करता है ना। और एक तरीके से टेरर फाइनेंसिंग का इसके लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है। तो इसके खिलाफ जो हमारे यूथ है उन लोगों ने एक तरीके से ई ओथ लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रग से रिलेटेड आप 2 जगह का नाम याद रखेंगे, दो रीजन का नाम ध्यान रखेंगे। एक है गोल्डन क्रिसेंट, एक है गोल्डन क्रिसेंट, और एक है गोल्डन ट्राइंगल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सी कंट्री है? ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है गोल्डन क्रिसेंट पे, है ना। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है? बुर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से जहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स का उत्पादन होता है और जहां से इधर उधर पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स फैलाया जाता है, इन दोनों रीजन्स के बीच में इंडिया फंसा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि 2024 के अंदर 16,000 करोड़ के हम लोगों ने ड्रग्स पकड़ लिए, ठीक है। सोचो इतने हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और कितने हजार करोड़ के तो और पूरी इंडिया में फैल भी गए होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट अमित शाह जी ने कहा है कि हमें ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना है 2047 तक, और हम लोग ना 1 रुपए का ड्रग्स आने देंगे और ना 1 रुपए का ड्रग्स इंडिया से कहीं बाहर जाने देंगे। ये किसने कहा? अमित शाह जी ने कहा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट वाली कंट्रीज याद रखोगे, गोल्डन ट्रायंगल वाली कंट्रीज याद रखोगे, ठीक है। यहां से कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको जवाब देना होगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछूंगा आपसे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये टॉपिक तो हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंशिडी। अमित शाह स्लैम्स शरद पवार टू पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेयल एंड ट्रिचरी, ठीक है। तो अमित शाह जी ने कहा शरद पवार जो कि एनसीपी के चीफ हैं, अब तो उनकी पार्टी भी दो टुकड़ों में टूट गई, तो उन्होंने कहा कि यार ये लोग जो हैं ये हमेशा से धोखा देते हुए आए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। इन्होंने हमेशा, शरद पवार ने हमेशा धोखा ही दिया है। तो एक तरीके से वही उन पे तंज कस रहे थे। आपको पता ही है कि जो भी अमित शाह जी को धोखा देता है तो उनका वो क्या हाल करते हैं ना। उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था। उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के बीजेपी के साथ हमेशा से ज्वाइंटली वो लोग अलायंस में हमेशा से चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। चुनाव हुआ, चुनाव में जीत हुई थी बीजेपी और शिवसेना की, बट शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं खुद सीएम बनना चाहते थे, तो उनके चक्कर में उन्होंने बीच में अलायंस तोड़ दिया, तोड़ के चले गए कांग्रेस के साथ। तो उनकी पार्टीज को भी तोड़ दिया किसने? अमित शाह जी ने, आपको पता ही है। फिर उसमें से एक नाथ शिंदे वाले ग्रुप हो गया जो कि अब असली शिवसेना है, और एक उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप हो गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से शरद पवार और अजीत पवार को भी तोड़ा गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मिलियंस ऑफ डायबिटीज हार्ट डिजीज केस ग्लोबली लिंक टू शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है। तो अभी एक यार नई रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला कि जो आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं ना, जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, है ना, इससे काफी ज्यादा असर होता है आपकी बॉडी पे, ठीक है। आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज कौन सी? टाइप 2 डायबिटीज। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं ना। डायबिटीज के बारे में बता रखा है कि कितनी खतरनाक बीमारी है, इंसुलिन की वजह से हो जाती है। इंसुलिन की जब अप्रोप्रिएट मात्रा में आपको नहीं मिलता तो, है ना। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, और एक मैंने आपको बताया था गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज भी होता है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको 95% जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज हो रखा है। जो आपके आसपास के भी लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज ही है, ठीक है। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है। उनको लगातार ही इंजेक्शन लेने होते हैं, रोज के रोज उन्हें इंजेक्शन लेने होते हैं, किसके? इंसुलिन के, ठीक है। मान लो कि एक दिन वो इंजेक्शन नहीं ले पाए, किसका? इंसुलिन का। उसकी वजह से जब वो इंजेक्शन नहीं ले पाएंगे गलती से, तो 3-4 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी से ग्रसित होता है कौन? टाइप 1 डायबिटीज वाले, है ना। पर ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। ज्यादातर जो लोग हैं टाइप 2 डायबिटीज हैं, ये कुछ लोगों की जेनेटिक्स की वजह से होता है, और कुछ लोग उम्र के साथ साथ इनके अंदर डेवलप हो जाता है क्या? टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। तो अभी जो नई रिपोर्ट आई उसमें यही पता चला कि ये जो आप शुगर ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोको कोला पीते हैं, पेप्सी, ये सब पीते हैं, इसमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यार जो शुगर ड्रिंक्स होते हैं इससे काफी अलग अलग टाइप से खतरे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी आपको मिलेगी नहीं, मतलब कैलोरी इनटेक तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से आपका वेट जो है बढ़ने लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें एकदम से आपके अंदर स्पाइक आएगा, किसका? शुगर लेवल का। शुगर लेवल का एकदम से स्पाइक आएगा और फिर एकदम से शुगर लेवल गिरेगा, है ना। तो उसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम आएगी, जब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो, है ना। आपका मूड एकदम से भाई एनर्जेटिक आप फील करेंगे, और एकदम से फिर उसके बाद आप डिप्रेशन टाइप का फील करने लग जाएंगे, है ना। आपके माइंड में कंफ्यूजन बढ़ेगी, आपके अंदर इनएक्टिविटी बढ़ेगी। पहले आपको लगेगा कि यार सब कुछ मस्त चल रहा है एकदम कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, उसके बाद एकदम से फिर आप डिप्रेशन टाइप का आप फील करेंगे, है ना। मैं तो इसका भुक्तभोगी भी हूँ, मैं इसको फील कर चुका हूँ, ठीक है। मैं काफी ज्यादा लगातार कोल्ड ड्रिंक पीता था पहले, और उसकी वजह से जो माइंड है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। उससे जो आपका जो दिनचर्या है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा।
आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप लगातार कंफ्यूजन में रहेंगे और आपको डिप्रेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस तरीके से लगातार इसका सेवन करते रहेंगे तो, ठीक है। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करते करते रहेंगे तो, है ना। इंसुलिन लेवल पे बहुत ज़्यादा ये असर करती है। कैसे? ये जो आपकी सेल्स है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो आपके बॉडी के सेल्स है वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। जब वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उसकी वजह से अगेन टाइप 2 डायबिटीज ये आपके अंदर हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज, है ना। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में अपने पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं। तो अभी पूरा बताऊंगा तो यार फिर अगेन बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा देखना पुराना, है ना। तो सारी चीजें कवर होंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो शुगर से रिलेटेड जो भी ये है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, शुगरी ड्रिंक्स है, इनको हमें ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक पूरा कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कितने ग्राम, तो बहुत ज़्यादा ग्राम, जो 50% तो शुगर ही रहता है, जो कि हमें नहीं पीना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें पाई गई हैं यार, जैसे कि पाया गया है कि इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ रहा है। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें होती जा रही है, किसकी वजह से? शुगरी ड्रिंक्स की वजह से। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब टॉप 10 स्लोएस्ट सिटीज की लिस्ट आई है पूरे वर्ल्ड में। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो कौन है? सबसे पहले नंबर पे है बैरन किला। बैरन बैरन किला नाम की सिटी, कहाँ पे? कोलंबिया की, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सेकंड नंबर पे है अपना कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्लोएस्ट में सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे आपको पता ही है कौन होगा, ऑब्वियसली बैंगलोर। सबको ही पता है, इससे सब लोग ही ग्रसित है। बैंगलोर में जो भी जाता है उनसे आप पूछिएगा, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा पुणे, है ना। ये चीज समझ में आ गया। फर्स्ट तो एक कोलंबिया की एक सिटी है, सेकंड नंबर पे कोलकाता, और थर्ड नंबर पे बैंगलोर, और फोर्थ नंबर पे है पुणे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो इंडेक्स आता है, इंडेक्स का नाम है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। एक बार देख लेना, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। हर साल ये लिस्ट आती है, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेक्स सरप्राइज विजिट टू मालदीव्स, होल्ड स्टॉक विद प्रेसिडेंट मूजू, ठीक है। तो वांग यी के बारे में जानते होंगे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये एकदम सरप्राइजिंगली एकदम से मालदीव्स में चले गए और मोहम्मद म्यूजिक के साथ इन्होंने बातचीत की, ठीक है। आपको पता है कि मोहम्मद म्यूजिक काफी हद तक लाइन पे आ गए हैं। पहले बहुत ज्यादा बकवासें कर रहे थे, बहुत ज्यादा गलत बातें बोल रहे थे हमारे इंडिया के बारे में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, बट फिर इनको थोड़ा सा अंदर से इनका स्क्रू ठीक किया हो गया हुआ है, तो अब ये अपडेट हो चुके हैं। अब ये इंडिया के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में इंडिया भी आए हुए थे ना, काफी अच्छी बातें करके गए और इंडिया से सपोर्ट भी मांगा, इंडिया से इनको पैसे ही मिले, और अब ये लाइन पे चल रहे हैं। बट अब चाइना को प्रॉब्लम हो गई होगी, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है वांग यी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है भाई, इनके बारे में आप भूलना मत, ठीक है। वांग यी और अभी एस जयशंकर साहब की हाल फिलहाल में मुलाकात भी हुई है, इसलिए आपको इनको भूलना नहीं है। वांग यी जो है अभी मोहम्मद म्यूजिक से मिलने गए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात हुई है, तो ये बाद में निकल के आएगा, तो इसके बारे में अपडेट आपको किया जाएगा। लास्ट न्यूज देखिए, लास्ट न्यूज है, आप अक्यूजेस आम आदमी पार्टी अक्यूज बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू एनरोल फेक वोटर्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो अब आम आदमी पार्टी से की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि जो बीजेपी है ना, गलत तरीके से जो वोटर्स हैं उनको बढ़ा रही है, ठीक है। बहुत सारे वोटर्स घटे हैं, बहुत सारे वोटर्स बढ़ रहे हैं। अब इनका इनको ये शक हो रहा है कि गलत तरीके से जो गलत वोटर्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि बीजेपी जो एक तरीके से बढ़त हासिल कर पाए, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे मिलेगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।